हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चे, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं इस टॉपिक में यहाँ पे आपको कॉपी दिखाने वाला हूँ AIR2। ठीक है, इनकी जो रैंक आई थी डैट इज ऑफ AIR2, यानी कि सेकंड रैंक आई थी इनकी। और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस कॉपी से कि इन्होंने आखिरकार ऐसा क्या किया था जिनसे इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए और रैंक इनकी 2 आई थी। ठीक है, तो काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी इस कॉपी से आपको, तो बड़े ध्यान से देखना बच्चे इस कॉपी को। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, इसको जूम आउट हो रखा है ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके जो मार्क्स आए थे बच्चे बेसिकली थे 259। ठीक है, मार्क्स कितने आए थे? 259 आउट ऑफ 300। ठीक है, और मेंस के अंदर बच्चे अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप टॉप 10 में रहने वाले हैं, आपकी काफी अच्छी रैंक आएगी। और 259 स्कोर किया था तो कुछ डेफिनेटली कुछ अलग किया होगा बाकी बच्चों से, तभी इतने मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। ठीक है, रैंक कितनी थी इनकी? रैंक थी डेट इज AIR2, सेकंड रैंक आई थी इनकी। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक जो थी इनकी 2 थी। और इनका देखते हैं क्या इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया था। यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज ऑफ 259 मार्क्स थे। अगेन मैं एक बात बच्चे रिपीट करता हूं, रिपीट ये है कि यहाँ पे टिक करना ना भूले। ठीक है, जब आपको कॉपी मिलेगी तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के सामने टिक करना है। अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके सामने टिक कर ले पहले। अगर आप टिक करना भूल गए, आपने टिक नहीं किया, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, मैं बार बार उसी बात को पिन पॉइंट करता हूं कि आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश। मोस्टली बच्चे 99% इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश के सामने टिक कर लेना। बाकी सिग्नेचर कहाँ होने क्या होने वो सब बता देंगे आपको, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। एक और मैं इसमें देखो क्वेरी आपकी सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो इसमें क्लियरली लिखा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर IS कोड लेके जाना है। नहीं, जो सेकंड पार्ट होता है उस पर क्लियरली लिखा होता है कि नेसेसरी टेबल ऑफ IS कोड प्रैक्टिस आर गिवन एट द एंड ऑफ द पार्ट। ठीक है, जो नेसेसरी डाटा है, जो टेबल्स हैं, जो वैल्यूज आपको चाहिए वो कॉपी के एंड में दी रहती है। सबसे कॉपी के एंड में आपको रफ वर्क के लिए 2-3 पेज दिए रहेंगे, उससे पहले जो टेबल्स वगैरह जो डाटा आपको चाहिए होता है वो सारा दिया रहता है। आप अपनी तरफ से कोई भी IS कोड वगैरह ना लेके जाए। ठीक है, ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें एक और बात लिखी है, मैं आपको एक और बात लिखूं, नो क्रेडिट विल बी गिवन। 5th पॉइंट पढ़ो एक बार, नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर रिटन इन लैंग्वेज अदर देन वन ऑप्टेड। अगर आपने बच्चे इंग्लिश ऑप्टेड किया है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कोशिश ना करें कि आप मिक्स में लिख रहे हैं, इंग्लिश भी लिख रहे हैं और हिंदी भी लिख रहे हैं। नहीं, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है आपको अपना आंसर उसी लैंग्वेज में देना है। कुछ बच्चे बोलते हैं हिंदी वाले, बेसिकली ध्यान से सुन लो, इसमें देखो 5th पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है ये। ठीक है, हिंदी वाले बोलते हैं सर मिक्स लिख लेंगे, थोड़ा हिंदी लिख लेंगे, थोड़ा दो टेक्निकल वर्ड होंगे उनको इंग्लिश में लिख देंगे। नहीं लिख सकते आप। ठीक है, आप नहीं कर सकते ऐसा, बिल्कुल कॉपी में क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर हिंदी में लिखें, और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदी को अवॉइड करो, हिंदी में लिखना मत, लिखना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो प्रॉपर इंग्लिश में लिखना, मिक्स मत कर देना। बिल्कुल लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, नो क्रेडिट विल बी गिवन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट थे जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कॉपी में देखते हैं इन्होंने आखिरकार क्या किया है। 259 मार्क्स है, रैंक 2 है, तो कुछ तो खास किया होगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टी, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। इनको जो मार्क्स मिले हैं डेट इज ऑफ 9 आउट ऑफ 15, 9 नंबर मिले हैं 15 में से। देखते हैं कितने पॉइंट लिखे। मैं हमेशा थ्योरी को पॉइंट में बात करता हूँ। 10 पॉइंट लिखे। कितने पॉइंट लिखे हुए? 10 पॉइंट लिखे। कितने की थी मार्क्स, कितने थे इस पे? 15 नंबर का क्वेश्चन था, 10 पॉइंट लिख लिए, 9 नंबर दे दिए, डेट इज इनफ। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि थ्योरी को पॉइंट वाइज लिखना है, थ्योरी को हमेशा पॉइंट वाइज ही पॉइंट आउट करें। कोई इसमें रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर का है तो कोशिश करें 15 पॉइंट लिख दो। नहीं लिख पा रहे हो 8-10 पॉइंट लिख दो, जितने लिख पा रहे हो उतना, लेकिन पॉइंट वाइज लिख दो। उन्होंने 10 पॉइंट लिखे, 9 नंबर मिल गए, आई थिंक डेट इज इनफ। ऐसे ही मिलते हैं मार्किंग। ठीक है, ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि 15 में से नहीं याद आते, वहां पे आप 10 ही लिख पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं था, कुछ भी इशू हो सकता है। ठीक है, स्टेट द क्वालिटी यू कंसीडर इन सेलेक्टिंग द टिम्बर ऑफ कंस्ट्रक्शन पर्पस। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। इस पे इन्होंने देखते हैं, इस पे इन्होंने कितने पॉइंट लिखे हैं? 10 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 ही पॉइंट लिखे हैं। मार्क्स थोड़े दिख नहीं रहे यहाँ पे, कितने थे दिए गए थे इनको एक्चुअली में। ठीक है,
हो सकता है क्योंकि वो एसएससी वाले कॉपी को स्कैन करके भेजते हैं तो कभी कभार वो इतनी क्लैरिटी आ नहीं पाती है, इसमें भी नहीं आ रही है, मार्क्स का पता नहीं चल रहा है। 10 पॉइंट लिखे हैं, 10 नंबर मिलने चाहिए मेरे ख्याल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, देखो बच्चे ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो ये क्वेश्चन आया था सर्वे का, और ये बच्चे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कोई गुंजाइश नहीं होती। गुंजाइश का मतलब ये होता है कि एक होता है डिजाइनिंग का क्वेश्चन, आप उसमें थोड़ा गलत कर दिया, थोड़ा सही कर दिया, और तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, यानी कि स्टैप मार्किंग होती है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, जिनके आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट ही आते हैं, जो आप आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होता, उनमें अगर क्वेश्चन आपने गलत किया है तो वो डेफिनेटली गलत ही माना जाएगा, उस पे आपको कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है सर्वे का। द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। ये इन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया है, छोटा सा सवाल है, 2-3 लाइन का, इनको 15 मार्क्स मिले हैं, यानी कि 15 आउट ऑफ 15। ठीक है, मैंने एक और कॉपी आपको दिखाई थी, उसमें ये सवाल गलत था, उसमें इनको काट के 0 मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं कि सर क्या हमें स्टेप मार्किंग मिल सकती है? मिल सकती है, बट उन क्वेश्चंस में मिलेगी जिनमें आंसर के वेरिएशन होते हैं। लाइक डिजाइनिंग का क्वेश्चन हो गया, डिजाइनिंग में आंसर के वेरिएशन होंगे तो वहां पे आपको, अगर आपसे कुछ पार्ट गलत भी हो गया है तो आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चन जो एग्जैक्ट होते हैं उनमें आपको कुछ भी नहीं मिलना है। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलना है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिया है उसमें भी से मैंने बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो किया है। बिल्कुल आपको क्यू कैप सिस्टम की कॉपी मिलेगी, बिल्कुल सारा जैसे एक्चुअल पेपर आता है वैसा ही आपको मिलेगा, सब कुछ दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं किया है तो कर लो एनरोल फटाफट। ठीक है, टेस्ट सबके लिए फ्री है, कॉपी अगर किसी को चेक करानी है तो उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 बियरिंग बैक बियरिंग वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 15-20 नंबर का सवाल आया था, हर बार आता है, इस बार भी आने वाला है, हर बार आएगा ये तो क्वेश्चन। इन्हें मिले 18 नंबर इस कॉपी में, देखते हैं नाउ। इसमें देखो इनको 18 मार्क्स मिले। इसमें क्या कैलकुलेट करा रहा था? इसमें कैलकुलेट करा रहा था कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल निकालने थे, सब निकाल सकते हैं, आपने भी निकाले होंगे। इन्होंने निकाल दिया भाई एंगल ए इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने जो था उनको करेक्ट किया होगा, और करेक्शन के बाद इन्होंने ये दिखा दिया कि मेरे इंटीरियर एंगल ये आ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन तो सही है फिर भी 18 नंबर दिए हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, 2 नंबर क्यों काट लिए? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इंटीरियर एंगल निकालें, एक्सटीरियर एंगल निकालें, सबसे लास्ट में एक चेक जरूर करके दिखा दे, क्या कि अगर इंटीरियर एंगल है तो उनका सम टोटल जो होता है बच्चे वो कितना होता है, दैट इज ऑफ 2n-4 मल्टीप्लाई में 90। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करके उसको वैल्यू को मैच करा देगी। देखो कि यहाँ पे जो सम आया है वो भी मान लो 540 है, और मेरा जो सम आ रहा है यहाँ पे 540 है, हैंस ओके। ये चेक करके जरूर दिखा देना इस वाले क्वेश्चन में। और अगर एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हो तो सम कितना होता है, 2n+4 मल्टीप्लाई में 90, कि मेरा सम सर 1260 आ रहा है। और यहाँ पे भी दिखा देना जो एक्चुअल एंगल कैलकुलेट किए होंगे कि यहाँ पे भी वो मेरी चीजें मैच कर रही हैं। अगर बाद में चेक नहीं करके दिखाए तो आपके 2-3 नंबर वो काट लेगा, हो सकता है 5 नंबर तक भी काट ले। तो इस बात का ख्याल रखना है इन वाले क्वेश्चन में, जो इंटीरियर एंगल वाले जो क्वेश्चन आते हैं सर्वे के, उसमें इस बात का बच्चे ध्यान रखेंगे आप स्पेशली। किस बात का ध्यान रखना है कि आपको बाद में क्रॉस चेक करके जरूर दिखाना है। ठीक है, ये गलती मत करना। इस कॉपी से सबसे बड़ा सबक हमें यही मिलता है कि एंड में बच्चे, कि एंड में हम ये क्रॉस चेक जरूर करके दिखाएंगे कि जो सारे एंगल का सम है वो इसी के बराबर है, 2n-4 और 2n+4 के बराबर मेरा आ रहा है। क्लियर है? चलो पहली सबक। दूसरा आगे चलते हैं, आगे भी मैं मूव आउट करके दिखाऊंगा बच्चे। ये देख लेते हैं थोड़ा सा क्या था क्वेश्चन। ये डिस्क्राइब द सिंकिंग फंड विद रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, देख लेते हैं कितने मार्क्स मिले हैं इनको। इस पे इनको 8 नंबर मिले हैं बच्चे, 8 नंबर मिले हुए हैं आउट ऑफ कितने में से मिले हुए हैं 8 नंबर इनको, अरे 10 नंबर में से। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सिंकिंग फंड आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इनको 8 मिले हैं आउट ऑफ 10। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इन्होंने सिंकिंग फंड की कोई डेफिनेशन नहीं पूछी आपसे, उसने बोला कि सिंकिंग फंड को डिस्क्राइब करके बताओ। डिस्क्राइब जब मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें मेरी आ जाती है। क्या सबसे पहले मेरे को यहाँ सिंकिंग फंड की डेफिनेशन लिखनी है, होता क्या है।
उसके फिर सिंकिंग फंड के कुछ और भी उसके पार्ट होते हैं, जैसे सिंकिंग फंड कॉफिशिएंट होता है वो बताना है, उसका फॉर्मूला आपको लिख देना है, उस फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज है वो सारी आपको चीजें लिख देनी है। तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी रिलेटेड टू द सिंकिंग फंड। हालांकि इनको मार्क्स अच्छे मिले हैं लेकिन आप और बेटर कर सकते थे इनसे सीख के। जैसे कि इन्होंने भी दिखाया कि भाई मेरा सिंकिंग फंड ये होता है, इसमें आप ये बता सकते थे कि ये जो वैल्यू होती है मेरी सिंकिंग फंड कॉफिशिएंट होता है, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये मेरा सिंकिंग फंड होता है। उसको एक थोड़ा सा पिक्चोरियल वे में रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो आपको वहां पे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, चलो थ्योरी में इस तरह का कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है ऑब्वियसली, देखो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक मेरे को डेप्रिसिएशन या बुक वैल्यू निकालनी थी। हाँ, फाइंड आउट द बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। ये बच्चे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर होता है। आपने सही किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आपका गलत है तो आपका गलत है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलना है। इन पे देख लेते हैं इनको कितने मार्क्स मिले हैं। एक्चुअली ये कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे कॉपी में ना, एसएससी ने थोड़ा स्कैन करके सही नहीं भेजा। क्वेश्चन तो मेरे को सही लग रहा है, आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 ही मिले होंगे इस पे, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने सही है। वैसे मैं कॉपी दे दूंगा आपको, आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे कॉपी आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। और अगर किसी को मॉक लगाने हैं तो मॉक के लिए वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे मैं मूव करता हूँ। देखो ये रहे यहाँ पे मार्क्स 10 नंबर मिले हुए इनको पूरे, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, 10 में से 10 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एग्जैक्ट आंसर है तो कम मिलेंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन था सॉइल का। सॉइल में देखो ये क्वेश्चन जो आया था बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, एक्चुअली एग्जाम में 20 नंबर का सवाल आया था। इसमें दिया था द इन सिटू परसेंटेज वॉइड ऑफ ए सैंड डिपॉजिट इज 34%। अब यहाँ पे सब सोच लेंगे कि वॉइड रेशियो 34% दिया, एक्चुअली में ये पोरोसिटी था, इस क्वेश्चन में ये एक ट्विस्ट था। ये मोस्टली लोगों का गलत हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, और जिनका गलत भी हुआ था उनको 10 नंबर तक एग्जामिनर ने दिए थे, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन सही किया था उनको पूरे फुल मार्क्स यहाँ पे मिले थे। देखते हैं इन्होंने क्या किया था। हाँ, 20 मार्क्स इनका सही है था, तो 20 आउट ऑफ 20 इनको क्वेश्चन मार्क्स मिले हुए। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल सही है तो फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। देखो थ्योरी को मैं स्पेशली यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। डिस्क्राइब द लोड सेटलमेंट कर्व इन प्लेट लोड टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। आपको लोड सेटलमेंट कर्व बनाना है इन प्लेट लोड टेस्ट के अंदर। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा आए तो इन्होंने सबसे अच्छा काम यही किया है कि लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व बना के दिखा दिया है। इसमें 2 कर्व बनते हैं आई थिंक, एक कर्व ए बनता है, दूसरा कर्व बी बनता है। फिर इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि कर्व ए में ये है और कर्व बी के अंदर ये है। ठीक है, फिर वो जो फॉर्मूलाज थे वो इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा दिए। इनको 14 मार्क्स मिले, 14 आउट ऑफ 20। भाई इतने ही मिल सकते हैं इन क्वेश्चन में, क्योंकि कोई एग्जैक्ट आंसर तो आपको पता नहीं है थ्योरी में। आई थिंक गुड किया इन्होंने, अच्छा किया है, इतने मिलने भी चाहिए थे इनको। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा रामायण जो आप लिखते हो उससे बचना है। जैसे लोड सेटलमेंट कर्व पूछा है तो आप कर्व बना दो पहले, उसमें 2 कर्व बनते हैं तो कर्व ए कर्व बी, कर्व को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, उसमें पॉइंट दिखा दो कि भैया कर्व ए में शार्प टर्न होता है, कर्व बी में हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ती है, हम यहाँ से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऐसे निकालते हैं, सॉइल सैंडी सॉइल के लिए इतना होता है, क्ले के लिए फॉर्मूला होता है, सिल्ट के लिए होता है, वो 2-4 फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दो, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको ठीक ठाक मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे देखते हैं। नाउ हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये मैं एक और सलाह दूंगा, आप है ना इरिगेशन की बुक उठाना, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आप बुक उठाना, उसमें स्पिलवे वाले चैप्टर में जाना। एसके गर्ग की बुक ले लो, ठीक है, या गूगल से डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहां पे एसके गर्ग की बुक में ना स्पिलवे वाले चैप्टर में ना ये शार्प ट्विस्टेड वियर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनमें डिस्चार्ज वगैरह कुछ कैलकुलेशन होती है। आप अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप कुछ नए कॉन्सेप्ट के तलाश में घूम रहे हो, नए कॉन्सेप्ट आप ढूंढ रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप ये स्पिलवे वाले पर क्वेश्चन और कर लो। मेरे कहने की तरफ से, मेरी तरफ से कर लीजिए। आप स्पिलवे वाले क्वेश्चन देख लो, जो मॉक टेस्ट में दे रहा हूं उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया है स्पिलवे का, और उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। तो मेरी एक सलाह आपके लिए है कि आप ये स्पिलवे वाला क्वेश्चन कर लो। हालांकि इन्होंने 3rd सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, ये कर लो भाई एक बार। डिस्चार्ज इनमें कैलकुलेट करते हैं, स्पिलवे वाले में जाना है, इसके घर की बुक में 2-4 क्वेश्चन है, वो कर लो आप एक बार। ठीक है, चलो एक बार स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, इन्होंने 3rd सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्योंकि लेंदी था। इसमें एक और प्रॉब्लम थी, मैं हमेशा से एक बात बोल के आया हूं, जहां पे
आपको लेंथी क्वेश्चन दिखे, जैसे ये इरिगेशन में डैम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं भाई हमेशा से बोलता आया हूं कि ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है। ये क्वेश्चन आते सबको है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं आता था, इनको भी आता, आपको भी आता, सबको आता है। डैम वाला क्वेश्चन इजी होता है, कैलकुलेशन ही करनी रहती है, बस थोड़ा लेंथी होता है। तो मेरी सलाह, पर्सनल सलाह यही है कि इन क्वेश्चन से बचना है, जब तक कि मेरी मजबूरी ना हो जाए कि मुझे अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, मुझे अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, तब तक अटेम्प्ट ना करें, छोड़ दो सेक्शन को, बाद में देखेंगे भाई, बाकी सेक्शन अटेम्प्ट कर लो या कुछ और क्वेश्चन को इधर उधर देख के कर लो, क्योंकि आधा घंटा जाएगा, पूरे मार्क्स मिलने नहीं है। 20 नंबर का सवाल है, 14-15 नंबर दे देगा आपको, और गलती से आपने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया तो 10 ही नंबर देगा, 5-10 नंबर, आधा घंटा खराब हो जाएगा 2 घंटे में से, और नंबर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अवॉइड करना सीखो। ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना भी एक आर्ट है। आपने चीजें कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, बट आप पेपर को ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। जैसे 2020 में लोगों के साथ हुआ, 2020 में आता पेपर सबको था, कोई टफ पेपर नहीं था 2020 वाला, बट जिन्होंने वहां पे एक आर्ट अपना दिखाया, आर्ट क्या था बच्चे, आर्ट ये था कि उन्होंने जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया, एग्जैक्ट मैं 200 नंबर का करके आ रहा हूं, मैंने 200 नंबर सही का किया तो मेरे 200 ही नंबर आ रहे हैं। तो वो आर्ट आपको सीखना है। पेपर तो तैयारी तो सब कर रहे हैं, तो पेपर में क्वेश्चन का सिलेक्शन भी एक आर्ट है, और जो कि आपको सीखनी है, ठीक है। डैम वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया। नाउ देखो, ये स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट होता है, कोई गुंजाइश नहीं होती। 15 नंबर का किया था, 15 ही नंबर इनको मिले हैं, ठीक है, 15 ही इनको नंबर यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। बाद में ये जरूर फिगर बना देना, इस फिगर का ध्यान रखना है बच्चे। बाद में सबसे लास्ट में ये वाली जो फिगर होती है ना, ये बना देना कि ये सर, ये देखो, ये मेरी ओवरटेकिंग जोन था, ये इसमें होता है ना डिजायरेबल ओवरटेकिंग, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी होता है, और डिजायरेबल कितना होता है 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी करके। तो भाई वो दिखा देना कि ये मेरी ओएसडी है सर, यहाँ से ये मेरी ओएसडी है, ये मेरा डिजायरेबल, यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये मेरा एंड पॉइंट हो रहा है। तो वो सारी चीजें फिगर बना देना इस ओवरटेकिंग वाले क्वेश्चन में। फिगर नहीं बनाओगे 2-4 नंबर काट लेगा, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। चलो बच्चे, फिगर नहीं बनाते, फिगर बना के चलनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैं एक और आर्ट दिखाऊंगा इसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे स्लीपर, 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, इन्होंने, मैं हमेशा से बोलता हूँ, इन्होंने मुश्किल से वही 10 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, मुश्किल से 10 पॉइंट लिखे हैं, और इनको कितने मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में बच्चे, इनको 10 नंबर मिले हैं। थ्योरी में अपने दिमाग में डाल लो, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट लिख के आने हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट ही लिखने हैं मेरे को, ठीक है। अगर नहीं लिख पा रहा हूं कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम का इश्यू है, तो कुछ भी अपनी तरफ से लिख दो। और कुछ आध में कुछ थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा, आपको कुछ अता पता नहीं चल रहा है, फिर भी आप अपनी मर्जी से 2-4 पॉइंट लिख के आ जाओ भाई, 1-2 नंबर तो देगा, छोड़ना नहीं है। आप छोड़ के सर मेरे को पता नहीं था, मेरे से हो नहीं रहा था, तो वो एक्सक्यूज नहीं करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको 1-2 पॉइंट भी आता है, लिख दो उसमें 1-2 पॉइंट, 1-2 पॉइंट, 2-4 पॉइंट, आपको मार्क्स जरूर दे देगा। आपने 1-2 पॉइंट भी लिखे हैं तो 1-2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, वो काम आएंगे आपके मार्क्स, ठीक है बच्चे। चलो, रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन बड़ा आसान होता है ये डिजाइन करना, और आई थिंक मार्क्स बच्चे दिख नहीं रहे इसमें, कॉपी में पूरे मिले होंगे यार इसमें, अभी इसमें नहीं दिख रहे, कॉपी एसएससी ने ऐसी भेजी है, ठीक है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, सेडिमेंटेशन टैंक। तो मैं 2 सलाह आपको दूंगा। कुछ बच्चे बोले थे ग्रिड चैम्बर की डिजाइन कर ले सर, ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर की डिजाइन कर ले, मत करो यार, एनवायरमेंट में छोड़ दो। अगर डिजाइनिंग करनी है 2 की कर लो, एक सेडिमेंटेशन टैंक की कर लो, सेडिमेंटेशन टैंक की डिजाइन कर लो, ठीक है, और दूसरी बच्चे कर लो आप किसकी, सेप्टिक टैंक की डिजाइन कर लो। सेप्टिक टैंक की डिजाइन आज जो मॉक होने वाला है आपका, मैंने दिया है मॉक में ये, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, करूंगा, सब करके आएंगे इस क्वेश्चन को। और सीवर का देख लो, थोड़ा सा सीवर वाले क्वेश्चन देख लो, बीओडी सीओडी वाले क्वेश्चन देख लो, बीओडी सीओडी वाले क्वेश्चन देख लो, और वाटर सप्लाई में जो पाइप वाले क्वेश्चन है ना, वाटर में जो पाइप वाले क्वेश्चन है चैप्टर 1 के अंदर, वो वाले देख लो, बस बहुत है, एनवायरमेंट कवर हो गई आपकी। और थ्योरी को देख लो ऊपर से पलट के थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इन्होंने क्या किया। बाद में एक और काम याद रखना, अगर आप कोई भी टैंक डिजाइन करो, सेप्टिक टैंक डिजाइन करो या सेडिमेंट से, उसकी एक रफ फिगर जरूर बना दो कि भाई ये आई थी, इसकी लेंथ 3 मीटर आई थी, और भाई इसकी जो डेप्थ आई थी वो मेरी 1.5 मीटर आई थी यहाँ पे,
ठीक है, और इसकी जो विड्थ आई थी वो 2.5 मीटर आई थी। जो भी आपकी डायमेंशन आए वो लास्ट में एक फिगर जरूर बना देना डिजाइन के क्वेश्चन में। स्लैब डिजाइन कर रहे हो तो सबसे लास्ट में स्लैब बना के दिखा देना कि ये मेन बार थी, मेन बार की डायमीटर ये था और इसकी जो स्पेसिंग थी इतनी थी, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन बार थे डायमीटर इतना था और स्पेसिंग इतनी थी, डेप्थ इतनी आई थी स्लैब की, वो चीजें मेंशन कर देना। अच्छा इंपैक्ट पड़ता, नहीं तो 2-4 नंबर आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि मुझे नंबर पता नहीं चल रहे इस पे इन्होंने कितने मार्क्स दिए हैं, लेकिन इन्होंने एक मिस्टेक मेरी तरफ से ये की है कि इनको फिगर बनानी चाहिए थी। ठीक है, आपको बना के आनी है फिगर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लिस्ट आउट द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। देखो इनको 13 नंबर मिले हैं। अब इन्होंने देखो यहाँ पे कितने लिखे हैं, इन्होंने लगभग 15 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये 10 पॉइंट ऊपर लिखे हैं, 5 पॉइंट नीचे लिखे हैं, तो भाई 15 पॉइंट लिखे हैं और 13 नंबर दे दिए इन्होंने। तो देखो मैं हमेशा से वही एक बात थ्योरी में जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई थ्योरी में जितने मार्क्स का हो उतने पॉइंट लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। पूरे तो कभी नहीं देगा थ्योरी में। आप सोचो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरी का 20 नंबर मिल जाए, अगर मिल रहे हैं किसी को तो उसका लक है, नहीं जनरली 1-2 नंबर काट के आपको दे देगा। ठीक है, अगर आपने पॉइंट वाइज चीजें लिखी, पॉइंट वाइज में क्या होता है कि एग्जामिनर को जल्दी जल्दी चीजें वो चीजें समझ में आती चली जाती है कि हाँ बच्चा ने ठीक लिखा है। चलो नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं भाई। हाँ ये सोम वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा सवाल था, ये 30 नंबर का सवाल था। एक्चुअली में ये सोम का क्वेश्चन था एसएफडी बीएमडी का। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग क्या था, इसने कभी ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि एसएफडी बीएमडी बनाओ। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्शन को। डिटरमाइन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर ए कैंटिलीवर और लेंथ 5.5 मीटर लोडेड विद ए प्योर मोमेंट ऑफ 40 किलोन्यूटन मीटर anti-clockwise acting at 4 meter from the fixed end and a point load of 10 kilonewton acting upward at the free end। उसने बोला था कि जो से मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट कौन से हुए, ये फिक्स एंड हो गया, यहाँ पे कपल लगा बी पॉइंट पे, ये मेन पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। इन तीनों पे उसने बोला था कि शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली में हमें इसमें सॉल्यूशन क्या करना था कि हमें यहाँ पे पहले रिएक्शन निकाल लेनी थी, फिर एक सेक्शन यहाँ पे ले लेना था एक्स और यहाँ पे पॉइंट ए पे शेयर फोर्स बता देना था और बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे यहाँ से शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एक सेक्शन मेरे को यहाँ पे ले लेना था x2 और मुझे बी पॉइंट पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और सी पॉइंट पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बता देना चाहिए था। यही था एक्चुअल क्वेश्चन। बट एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है 30 नंबर का क्वेश्चन है कि आप एसएफडी बीएमडी भी ड्रॉ करके बताओ। अब इन्होंने क्या किया, देखो इनको कितने मार्क्स मिले हैं मैं आपको बताता हूं। एक बार इनके मार्क्स देख लेते हैं कि कितने इनको मिले। 25 नंबर, ठीक है, 25 नंबर आउट ऑफ 30 मार्क्स। अब बच्चे कहेंगे कि सर सब कुछ तो सही किया है इन्होंने, इनकी कॉपी देखी, इन्होंने सब कुछ तो सही किया है, बट 5 मार्क्स कहाँ गए? बच्चे 5 मार्क्स इसलिए गए हैं कि इन्होंने सेक्शन बना के कोई भी वो नहीं दिखा। इन्होंने एसएफडी बीएमडी, ये इन्होंने बीएमडी बना दिया, ये एसएफडी बना दिया, इन्होंने एसएफडी बीएमडी तो बना दिया है, बट इन्होंने कोई भी सेक्शन कट करके कैलकुलेशन नहीं दिखाई है। तो जब भी एसएफडी बीएमडी का सवाल करें अपने दिमाग में एक बात डाल लेनी है। कुछ बच्चे मेरे को बोलते रहते हैं, भेजते रहते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कि सर ऐसे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। भाई जब भी एसएफडी बीएमडी बनाओ, सेक्शन बना लो 2 पॉइंट के बीच में, सेक्शन बनाओ, इस पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख लो, शियर फोर्स इक्वेशन लिख लो और फिर इसमें लिखाओ कि एट ए एक्स इक्वल टू 0 था तो बेंडिंग मोमेंट एट ए की वैल्यू मेरी ये आ रही थी। एट बी पे x इक्वल टू 4 मीटर था तो मेरी बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू थी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वो इतनी आ रही थी। वो दिखाना पड़ेगा आपको, सेक्शन बना के दिखाना है प्रॉपर। और अगर एसएफडी बीएमडी आपसे नहीं भी पूछ रहा है, आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर देना उस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि 30 नंबर का सवाल है भाई, और क्या करवाएगा आपसे। आपने उसका कहने का क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपको बेंडिंग मोमेंट तो बताना है, लेकिन वो वैल्यूज कहां से है, एसएफडी बीएमडी आपको ड्रॉ करना चाहिए था। इनके 5 नंबर क्यों काट लिया? इनके 5 नंबर इसलिए काटा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सेक्शंस बना के कैलकुलेशन शो नहीं किया। आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिखा सकते, आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। ठीक है बच्चे, चलो ये हो गया एसएफडी बीएमडी में हमें सीखने को मिला 25 नंबर। ठीक है, उसके बाद था ये क्वेश्चन इनका, ये था आरसीसी का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें तो कुछ नहीं था आरसीसी वाले में। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें सिंपली पूछा था डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट वगैरह कितना होगा, वो सब पूछा हुआ था इसमें। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। ये 15 में से 15 मिले हुए हैं इनको, 15 आउट ऑफ 15। ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 इनको मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, चलो इसको कर लेना। लास्ट क्वेश्चन था ये, एक बीम से आया था क्वेश्चन। ठीक है, 20 में से आया था। कैलकुलेट द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, कॉलम का क्वेश्चन था भाई। कॉलम में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में कोई गुंजाइश नहीं होती, डायरेक्ट आंसर ठीक है तो ठीक है, 15 मार्क्स।
15 का था, 15 में से 15 उसने एग्जामिनर ने इनको दे दिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थ्योरी का क्वेश्चन। फिर अगेन वर्केबिलिटी, लिस्ट आउट द फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी कह रहा हूँ, सॉरी वर्किंग एबिलिटी, वर्केबिलिटी 30 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो फैक्टर पूछे हैं तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका बनते हैं कि भैया आपको 30 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब 30 पॉइंट लाए कहां से, उतना तो ला नहीं सकते, इनको 24 नंबर मिले हैं। इन्होंने देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 पॉइंट लिखे, हालांकि थोड़े से मुझे लक्की लग रहे हैं कि इन्होंने थोड़े लक्की रहे इस क्वेश्चन में कि थोड़े ज्यादा मार्क्स मिल गए। जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, मार्क्स बहुत ज्यादा हो और आपके पास डाटा नहीं है उतना लिखने को, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, मान लो कि 10 ही फैक्टर आपको याद है जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, तो आपको क्या करना, पहले 10 पॉइंट वो कर देना। फिर क्या करना, उन 10 पॉइंट के अंदर पहला जैसे वाटर सीमेंट रेशियो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, तो क्या करना उस कंडीशन में एक्सप्लेन कर देना, वाटर सीमेंट रेशियो डालना और उसको एक्सप्लेनेशन दे देना उसका कि कैसे इफेक्ट कर रहा है, कि वाटर बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गया, वो कम हो गया, इसलिए हमारी वर्केबिलिटी इफेक्ट हो रही है। तो हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि 30 पॉइंट तो हम ला नहीं सकते कहीं से, भाई 30 फैक्टर होने भी तो चाहिए जो इफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को। जो वे इफेक्ट ही नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे एक बात करनी है आपको, एक बात ये याद रखनी है कि जो पॉइंट आप लिख रहे हैं 8-10 पॉइंट जो भी इफेक्ट करते हैं उनका प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देते चले जाओ। तो उस कंडीशन में मतलब आपके पेज भरने चाहिए, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज एटलीस्ट आपको फिलअप करके वहां पे आने हैं। तो ऐसा ही इन्होंने किया और इनको बच्चे मिल गए 24 नंबर। ठीक है, 24 आउट ऑफ 30। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं 24 नहीं देता, मैं इनको अप्रोक्सीमेटली 20 के अराउंड देता। ठीक है, लेकिन कॉपी है, लक्की है, कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। किसी कॉपी में आप हो सकता है लक्की रह जाओ थोड़ा सा, किसी को में अनलक्की रह जाओ। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जेड सेक्शन। ये सिंपल क्वेश्चन है, 30 में से 30 मिला हुआ, इनमें इनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, जेड निकालना था और मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी एमओआर निकालना था। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा सवाल है, इन्होंने भी किया है, प्रॉपर कैलकुलेशन की है, इनको मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है, बस इतना ही था। मैंने बताया था कि टेबल में आईएएस कोड वगैरह आपको कोई ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आईएएस कोड आप लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, वो पेपर आपकी जो क्यू कैप कॉपी मिलेगी उसके एंड में सब कुछ दिया रहता है, ये भी दिया हुआ है, इसमें जो नेसेसरी डाटा है ये सब दिया रहता है। एंड में लास्ट में स्पेस फॉर रफ वर्क के लिए भी आपके 2-3 पेज दिए रहते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब कुछ काम की बात कर लेते हैं, मॉक की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट मैंने दिया था, कल मैंने अनाउंस किए थे मॉक टेस्ट कि हम 2 मॉक टेस्ट प्लान कर रहे हैं, एक मॉक टेस्ट 1 है और एक मॉक टेस्ट 2 है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट 1 है, एक मॉक टेस्ट 2 है। मॉक टेस्ट अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये टेस्ट बच्चे फ्री है सबके लिए, कोई भी इनको यूज कर सकता है, बट कॉपी चेक का एक सबसे बड़ा इश्यू है। कॉपी चेक अगर आपको करानी है तो कॉपी चेकिंग के लिए आपके जो चार्जेस हैं वो लग रहे हैं 250 रुपीज पर, 250 रुपीज लगेगा पर मॉक, यानी कि 250 रुपीज इसका, 250 रुपीज इसका, तो दोनों मॉक का जो आपका लग रहा है डेट इज 500 रुपीज। ठीक है, मॉक में जो क्वेश्चन है सब न्यूली डिजाइन क्वेश्चन है, आपको मोस्टली 80 to 90% क्वेश्चन न्यू मिलेंगे। ठीक है, 10% पीवाईक्यू मिलेगा, पीवाईक्यू इंजीनियरिंग सर्विस का, लेकिन अच्छे क्वेश्चन से आपको लगाने चाहिए। 10 दिन का टाइम रह गया है और इसी टाइम में आपको रिक्वायरमेंट है, इसी टाइम में आपको जरूरत है कि आप अपने मॉक लगा के अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमने कोई चार्ज नहीं लिया, मैंने ऑलरेडी बताया, मॉक फ्री में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है आप, लेकिन आपकी कॉपी मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। रीजन भी मैंने पहले ही बताया था, रीजन बच्चे ये था कि उसके लिए रीजन ये दिया गया था कि अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज नहीं रखा गया तो हो सकता है हजारों में कॉपी आ जाए, जो प्रैक्टिकली उन कॉपी को चेक करना पॉसिबल नहीं है, और आपने मॉक लिख लिया और आपकी कॉपी चेक नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए एक थोड़ा नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं इसके लिए कि अगर आपको कॉपी चेक करानी है तो आपको एक नॉमिनल 250 रुपीज पर मॉक आपको देना है। ठीक है, आप एनरोल कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन का फटाफट जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहां पे आपको ये मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, 500 का वहां पे मिलेगा, आप एप्लीकेशन में जाइए, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड कीजिए, देन आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ जेईई कैटेगरी में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक मिल जाएगा, उसमें एनरोल कर लेना है आपको। ठीक है, 500 रुपीज आपकी वहाँ पे पेमेंट लगेगी दोनों मॉक की। ठीक है, मॉक 1 का जो टाइम है मोस्ट प्रोबेबली मैंने रखा है कि फ्राइडे तक आप इसको सबमिट कर दें। ठीक है, अगर फ्राइडे किसी के कोई सिचुएशन नहीं कर पा रहा है तो वो सैटरडे मैक्स टू मैक्स मेरे को भेज सकता है मॉक 1 के लिए। ठीक है, कॉपी चेक होगी प्रॉपर, आपकी कॉपी आपको मिलेगी भी कि भाई कॉपी में आपने क्या गलती की, कितने मार्क्स आए, क्या आप बेटर कर सकते थे,
एक लिस्ट वहाँ पे प्रॉपर जारी होगी कि इनके इतने इतने मार्क्स आए हैं सबके, ठीक है, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। बाकी अगर ये वाली कॉपी चाहिए आपको AIR2 वाली, तो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बच्चे ज्वाइन कर लो फटाफट, टेलीग्राम पे कॉपी मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है मॉक से रिलेटेड या किसी कोर्स से रिलेटेड, तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे बच्चे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, आप मुझे बच्चे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मॉक के लिए मैंने बता दिया, मॉक के लिए बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। कैसे करना है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, JEE कैटेगरी में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो तो फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू तब तक के लिए सबको।